हेलो फ्रेंड्स, मारवाड़ के इतिहास के भाग 4 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियोस और आ चुके हैं मारवाड़ के इतिहास के। जिन किसी ने भी वो वीडियो को नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने राव जोधा के बारे में अध्ययन किया था और उसमें ये देखा था कि राव जोधा के 2 उत्तराधिकारी होते हैं, राव सातल और राव सूजा। तो राव सातल देव जब शासक बनते हैं तो ये 1489 से लेकर 1492 तक जोधपुर के शासक रहते हैं। तो आइए दोस्तों, राव सातल देव के बारे में अध्ययन करें। राव सातल देव ने सातलमेर कस्बा बसाया। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था राव चुंडा हुए थे जिन्होंने चुंडासर कस्बा बसाया था और राव सातल ने सातलमेर कस्बा बसाया। राव सातल की रानी फूला ने फुलेलाव तालाब बनाया। दोस्तों, इसकी रानी थी एक फूला, उसने जोधपुर में कौन सा तालाब बनवाया? फुलेलाव तालाब। इसके बाद दोस्तों, ये राव सातल देव जो होता है मारवाड़ का, और यहाँ पर है अजमेर का मल्लू खां। इन दोनों के बीच में विवाद होता है। होता क्या है दोस्तों, जो राव सातल देव होता है, इसके भाई बरसिंह को मल्लू खां अपने पास आमंत्रित करता है और आमंत्रित करने के बहाने ये मल्लू खां क्या करेगा दोस्तों, उस बरसिंह को बंदी बना लेगा। तो राव सातल देव अब अजमेर पर हमला करेगा, लेकिन मल्लू खां उस समय तो किसको छोड़ देगा? बरसिंह को, और यहाँ पर इनकी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन बाद में ये मल्लू खां पूरी तैयारी के साथ जाकर राव सातल देव पर हमला कर देगा। तो आइए देखते हैं इसके फैक्ट्स। मल्लू खां ने राव सातल के भाई बरसिंह को अजमेर में आमंत्रित किया और छल से बंदी बना लिया। इसकी सूचना पर राव सातल ने बीका और दूधा के साथ अजमेर पर चढ़ाई कर दी। ये बीका और दूधा इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। बीका के पास बीकानेर था और दूधा के पास क्या था दोस्तों? दूधा के पास मेड़ता था। तो दोस्तों, राव सातल और बीका और दूधा इन सब ने मिलकर अजमेर पर चढ़ाई कर दी। अपने नगर को बचाने के लिए उस क्षण तो उसने बरसिंह को छोड़ दिया। उसने देखा कि बहुत भारी फौज आ रही है, तो उस ज़्यादा शक्ति होने की वजह से उसने छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया दोस्तों, मल्लू खां ने मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु बड़ी तैयारी के साथ वो मेड़ता पर चढ़ाई करेगा। राव सातल ने पीपाड़ जाकर, ये पीपाड़ दोस्तों जोधपुर में आता है, पीपाड़ जाकर शत्रु का मुकाबला किया और दूधा की सहायता सही समय पे मिल जाने से मल्लू खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब राव सातल क्या करेगा? इसका सामना करेगा मल्लू खां का, और दूधा भी उसको सही समय पे सहायता दे देगा। बहुत भीषण युद्ध होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या होगा, मल्लू खां तो भग जाएगा और यहाँ पर सातल देव जो होगा वो घायल हो जाएगा, और इतना घायल हो जाएगा कि उसकी उस घायल होने के कारण ही मृत्यु हो जाएगी। 23 मार्च 1492 को राव सातल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, घुड़ला नृत्य, ये भी इन्हीं के काल की घटना है। इस घटना के बीच में क्या होता है, राव सातल के काल में मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां के द्वारा कुछ कन्याओं का अपहरण कर लिया गया था। इसका सेनापति था मल्लू खां का गुड़ले खां। ये क्या करता है दोस्तों, कुछ कन्याओं का अपहरण कर कर ले जाता है, जिन्हें राव सातल छुड़वाते हैं और गुड़ले खां को मार देते हैं। तो दोस्तों, इस गुड़ले खां के मारने की वजह से ही यहाँ पर एक नृत्य आरंभ हुआ। तो इसी की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये जो सब कारण बना, इसी की याद में, गुड़ले खां की याद में नहीं। गुड़ले खां तो बेकार आदमी था, उसकी क्या याद में नृत्य मनाया जाएगा? दोस्तों, ये अच्छा जो काम किया राव सातल ने गुड़ले खां को मारकर, इसी की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी, आपको पता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही शीतला अष्टमी भी आती है, और शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर चाकसू में है। तो दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन हम शीतला अष्टमी मनाते हैं, उसी दिन घुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में। और किस लिए किया जाता है? क्योंकि राव सातल ने गुड़ले खां का वध किया था, इसी याद में। दोस्तों, इसी नृत्य को मारवाड़ का नृत्य भी कहा जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों ये सारे फैक्ट्स। के बाद राव सूजा। दोस्तों, राव सातल की मृत्यु के बाद 1492 में राव सूजा, जो इसके भाई थे, वो उत्तराधिकारी बनते हैं। दोस्तों, राव सूजा बहुत ही निरंकुश शासक था। इसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसके काल में बीकानेर के शासक राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया था।
आपको पता है राव बीका किसके पुत्र थे? राव जोधा के। और जब राव जोधा के पास से ये आशीर्वाद लेकर वहाँ जाते हैं बीकानेर राज्य की स्थापना करने, तो ये 14 प्रकार की राजकीय वस्तुओं की मांग करते हैं। और वो 14 प्रकार की राजकीय वस्तुएं राव जोधा के मरने के बाद लेने जब जोधपुर में आते हैं तो राव सूजा इनको देने से मना कर देता है और यह बीकानेर के राजा राव बीका जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं। और वो शासनकाल किसका था? राव सूजा का। इसी काल में वीरम ने मेड़ता को स्वतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। वीरम देव वहाँ का शासक था मेड़ता का और मारवाड़ का सामंत हुआ करता था। लेकिन ये देखते हैं कि केंद्र की शक्ति, जो मारवाड़ की केंद्र है जोधपुर, वहाँ की शक्ति कमज़ोर है। तो वीरम देव जैसे सामंत जो होते हैं ये खुद को बलशाली समझकर क्या चाहते हैं कि हम अपने अपने जागीर को अलग अलग क्षेत्र बना लें, अपना अधिकार कर लें और राजा से अलग हो जाएं। तो ये इसी का परिणाम होता है कि मेड़ता को स्वतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और मेड़ता पर अलग से किसका राज हो जाता है? वीरम देव का। राव सूजा के काल में सामंत मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति को कमजोर पाकर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला शासक बनता है राव गांगा। राव गांगा 1515 से 1532 तक शासक रहता है। दोस्तों, इनके काल की सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना है, वो देखते हैं हम। दोस्तों, पहली बात तो राव गांगा ने गंगलाव तालाब का निर्माण कराया। दूसरा, दोस्तों ऐसे फैक्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में ही पता लग रहा है गंगलाव तालाब, कौन करवाएगा निर्माण? राव गांगा। इसके बाद दोस्तों सिरोही से ये शाम की मूर्ति लाए थे कृष्ण भगवान की और जोधपुर में अपने ही नाम से उसका नाम दिया, गंग श्याम मंदिर बनवाया। खानवा के युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्हीं का यही है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहायतार्थ पुत्र मालदेव, रतन सिंह, ये रतन सिंह कौन है दोस्तों? मीराबाई के पिता हैं यहाँ पर। और मीराबाई के दादाजी का नाम क्या मिलता है? राव दूधा, जिसका हमने पहले देखा था नाम। तो राव मालदेव रतन सिंह जो कि मीराबाई के पिता थे, वह वीरम देव मेड़तिया को मेड़ता से भेजा था। तो दोस्तों अभी तक आपने सिर्फ इतना ही देखा होगा कि राव मालदेव को भेजा, लेकिन इनके साथ रतन सिंह और वीरम देव मेड़तिया भी गए थे। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब खानवा के युद्ध में इनकी सहायतार्थ सेना भेजी गई तो जोधपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों शासक तो था राव गांगा, लेकिन जिसके नेतृत्व में सेना भेजी थी वो थे युवराज मालदेव, क्योंकि उस समय युवराज कौन थे? मालदेव। तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी और रतन सिंह साथ में थे और वीरम देव मेड़तिया भी साथ में थे। इसके बाद दोस्तों 1529 में सेवकी गांव में, जोधपुर का ही एक गांव है, यहाँ पर युद्ध हुआ जिसमें राव गांगा ने बीकानेर के राव जेस्सी की सहायता से अपने विद्रोही चाचा शेखा और नागौर के दौलत खां की सेनाओं को पराजित किया। दोस्तों सेवकी गांव में एक युद्ध होगा जिसमें गांगा किसकी सहायता लेगा? राव जेस्सी की। और ये राव जेस्सी और गांगा मिलके अपने विद्रोही जो कि चाचा शेखा थे और नागौर के दौलत खां थे, दोनों मुस्लिम जो शासक थे, इनकी सेनाओं को पराजित करेंगे। गांगा की हत्या उसके पुत्र मालदेव ने की थी। दोस्तों इसकी हत्या के बारे में यह फैक्ट मिलता है कि इसकी हत्या इसके पुत्र मालदेव ने की थी। इसी कारण से मालदेव को मारवाड़ का या फिर जोधपुर का पितृहंता शासक कहा जाता है। तो मारवाड़ राजवंश का पितृहंता शासक कौन हो गया दोस्तों? यहाँ पर मालदेव। इसके बारे में भी अलग अलग कथन है। पंडित विश्वेश्वर रेव के अनुसार गांगा अफीम की नशे में खिड़की से गिर गया था। दोस्तों यह अफीम का आदी था गांगा, और यह ऐसा बोला जाता है पंडित विश्वेश्वर रेव के द्वारा कि यह अफीम खाकर खिड़की में खड़ा था और वहां से नीचे गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। पर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ये मानते हैं कि मालदेव ने को गांगा का हत्यारा माना जाता है, मालदेव ने ही गांगा की हत्या की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।